ओके सो वेलकम टू सीरीज मसाला गाइज। रूकी कॉप्स पार्ट नंबर 11। खैर ये इस ड्रामे का लास्ट सेकंड पार्ट है। अगले पार्ट में इसका पूरा स्टोरी कवर हो जाएगा। बाय द वे कहानी थोड़ा स्पीड जाने वाला है तो ध्यान से सुनना। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि उस लड़की का मर्डर हो जाता है और उसकी बॉडी शान और यून को मिलती है। इस लड़की का नाम मिन था। जैसे ही शान और यून इस तक पहुँचते हैं ये फौरन पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं, जिसके बाद पुलिस इस मामले की देखभाल कर रही थी। इस केस पर नामगी काम कर रहा होता है, जिसके बारे में हम अच्छी तरह से जानते हैं कि ये हैना का दोस्त है। आगे चलकर ये बहुत सारे राज को खोलने वाला है। दूसरी तरफ वो असिस्टेंट अपने सीईओ को बताता है कि उसने उसकी बॉडी को ठिकाने लगा दिया है। उसके सामने ड्रग्स का इंजेक्शन भी रख दिया है ताकि सबको ये लगे कि उसकी जान ड्रग्स की ओवरडोज की वजह से हुई है, मतलब कि उसने खुद की जान ली है। आगे हमें एक और बात पता चलती है। वो लड़की मिन जिसका मर्डर हुआ था वो यून की बहन की फ्रेंड थी। जब इसको पता चलता है कि मिन मर गई है तो इसको काफी दुख होता है, क्योंकि उस लड़की ने इससे पैसे लिए थे। यून जब इसको बताती है कि उसकी मौत ड्रग्स के ओवरडोज की वजह से हुई है तो ये और भी चौंक जाती है, क्योंकि मिन का कैरेक्टर ऐसा नहीं था। उसका लैपटॉप भी इसी के पास होता है और इसी लैपटॉप में उसने उस वीडियो को सेव करके रखा था, जो कि अभी हमें आगे थोड़ी देर बाद पता चलेगा। दूसरी तरफ दाइल हैना को वीडियो कॉल कर करके उसे परेशान करने की कोशिश कर रहा होता है, बट अभी वो वीडियो कॉल नहीं उठा सकती क्योंकि वो अभी बच्चों को पढ़ा रही है। इसीलिए वो दाइल को वॉइस कॉल करती है और इससे कहती है कि बार बार ये वीडियो कॉल ना करे, क्योंकि इसको भी 5 बच्चों को और भी पढ़ाना है। ये लड़का मरे जा रहा होता है उससे बात करने के लिए। दाइल को अच्छा नहीं लगता कि हैना थोड़े पैसे कमाने के लिए इतनी मेहनत करती है, तो ये लड़का क्या करता है, इसके घर में बहुत सारे कीमती कीमती पत्थर होते हैं जो इसके दादा ने बड़े सेहत से सजा के रखा था। ये सोच रहा होता है कि अगर इनमें से ये एक पत्थर को बेच दे तो इसके पास काफी सारे पैसे आ जाएंगे और ये उन पैसों से हैना की मदद करेगा। दाइल उस कीमती पत्थर को अपने बैग में भरी रहा होता है, तभी इसके दादाजी उसको ऐसा करते हुए देख लेते हैं, जिसके बाद वो पत्थर सीधा इसके पैर पर गिरता है और अगले ही पल हम इसको हॉस्पिटल में देखते हैं। बाद में ये अपने पैर का फोटो क्लिक करके हैना को भी भेजता है कि देखो मैंने क्या कांड कर लिया है। थोड़ी देर बाद इसके दोस्त भी इससे मिलने के लिए यहाँ पर आते हैं। सभी लोग दाइल के लिए कुछ न कुछ लेकर आए हुए होते हैं और उसे शेयर करके यहाँ पर खाते हैं। जब शान और यून और बाकी लोग यहाँ से निकल रहे होते हैं तो यहाँ हॉस्पिटल में इनकी मुलाकात उस सीईओ और उसके असिस्टेंट से होती है। शान उसके असिस्टेंट से पूछ रहा होता है कि आपके पास पुलिस आई थी क्या किसी काम से। ये मिन के मर्डर के बारे में इससे पूछना चाह रहा होता है। शान को लग रहा होता है कि ये मिन का दोस्त है, क्योंकि उस दिन इसी ने इसका फोन इसको लाकर दिया था। ये असिस्टेंट यहाँ झूठ बोल रहा होता है कि उस दिन के बाद से ये मिन से कभी मिला नहीं है, जबकि मर्डर इन्हीं लोगों ने करवाया था। आगे चलकर सीईओ अपने असिस्टेंट पर काफी भड़क रहा होता है, क्योंकि इन लोगों को अभी तक ये पता नहीं चल पाया था कि उस लड़की ने उस वीडियो को कहां सेव करके रखा है, क्योंकि अगर वो वीडियो शान और उसके दोस्तों के हाथ लग गई तो इनके सामने काफी बड़ा प्रॉब्लम खड़ा हो सकता है। मिन का लैपटॉप यून के सिस्टर के पास था। ये बात असिस्टेंट को मिन के फोन से ही पता लगता है और उस लैपटॉप में वो वीडियो भी सेव होता है जिससे मिन उस सीईओ को ब्लैकमेल कर रही थी। अगले दिन यून के घर में एक आदमी आता है वाईफाई ठीक करने के बहाने, लेकिन इस आदमी को उसके असिस्टेंट ने ही भेजा था। ये आदमी पहले यून को डिस्ट्रैक्ट करता है, देन लैपटॉप एक्सचेंज भी करता है, बट यून ये देख लेती है कि उसने लैपटॉप को अपने बैग में रखा है। वो आदमी लैपटॉप को लेकर यहाँ से भागने ही वाला होता है। इनफैक्ट वो यहाँ से भाग भी जाता है, बट आगे यून की मॉम उसको ऐसा हाथ मारती है जिससे वो लैपटॉप को यहीं छोड़ देता है और अपनी जान बचाकर यहाँ से जैसे तैसे करके भाग जाता है। यून को अब डाउट हो रहा होता है कि इस लैपटॉप में जरूर कुछ है, तभी वो आदमी इसके पीछे पड़ा हुआ है। तो अब ये क्या करती है, उस लैपटॉप को लेकर सीधा अपने दोस्तों के पास पहुंच जाती है। यहाँ ये इन लोगों को बताती है कि इस लैपटॉप में मिन के मर्डर से जुड़े कुछ खास एविडेंस है, जिसके कारण कुछ आदमी इसके पीछे पड़े हुए हैं। पहले तो किम और शान उस लैपटॉप को बहुत खोलने की कोशिश करते हैं, बट वो नहीं खुलता क्योंकि उसमें पासवर्ड लगा हुआ था। तो अब ये लोग वू की हेल्प लेते हैं, क्योंकि उसका कंप्यूटर और टेक से रिलेटेड चीजों में काफी इंटरेस्ट था। वो इन लोगों को आइडिया देती है। ये लोग उस आइडिया को एग्जीक्यूट करते हैं और काफी ज्यादा मशक्कत करने के बाद वो लैपटॉप आखिरकार खुल ही जाता है। जब लैपटॉप खुलती है और उसके अंदर का वीडियो जब इन लोगों को दिखता है तो ये लोग काफी चौंक जाते हैं। वीडियो में वो सारी चीजें थी जो हमने मिन के फोन में देखा था, मतलब कि कैसे एक आदमी लड़कियों को कैद करके उनको ड्रग्स दे रहा है। इन लोगों का होश तब उड़ता है जब पता चलता है कि ये वही लोकेशन है जहाँ पर कुछ दिन पहले हम लोग पार्टी करने के लिए गए हुए थे, क्योंकि इन लोगों को नहीं पता था कि वहाँ पर इतने गंदे काम को अंजाम दिया जा रहा है। अब हम वो सीन भी देखते हैं जब मिन उन सारी चीजों को रिकॉर्ड कर रही होती है। इसने बड़ी चालाकी से एक सीक्रेट कैमरा
अपने ज्वेलरी में फिट किया था ताकि ये बिजनेसमैन की सारी सच्चाई सबके सामने ला सके। इधर इन लोगों को सारी चीजें क्लियर होती जा रही होती है कि मिन ने वीडियो बनाने की कोशिश की, जिसके बाद उसको किसी ने मार दिया, मतलब कि उसने खुदकुशी नहीं की है। आगे शान ये सारी बातें नामगी को बताता है क्योंकि यही इस केस पर काम कर रहा था। शान लैपटॉप और वीडियो का भी जिक्र करता है, जिसके बाद नामगी इससे कहता है कि वो लैपटॉप को अपने पास रखे क्योंकि इन लोगों के पास इस लैपटॉप के अलावा और कोई एविडेंस नहीं था। नामगी लैपटॉप को सेफ रखने के लिए कहता है जब तक ये शान तक न पहुंच जाए। शान उस लैपटॉप को बड़े ध्यान से ऑब्जर्व कर रहा होता है तो इसको एक और बात पता चलती है कि इस वीडियो में बिजनेसमैन यानी कि वो सीईओ भी मौजूद है। शान को इस बिजनेसमैन के बारे में उसकी घड़ी से पता चलता है। कुछ दिन पहले एरी ने उस बिजनेसमैन का एक सेमिनार अटेंड किया था, जिसके बाद ये उसके साथ एक सेल्फी लेती है और सेल्फी में बिजनेसमैन ने जो घड़ी पहना था वो घड़ी सेम उस वीडियो में भी होती है। शान को अब थोड़ी चीजें क्लियर हो रही होती है कि मिन के मर्डर का और उस बिजनेसमैन का कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। शान इस वीडियो को अपने फादर को भी दिखा देता है नामगी के आने से पहले, क्योंकि इसके फादर खुद पुलिस में थे। नामगी ने शान को मना किया था कि ये लैपटॉप को अपने पास ही रखे, किसी को भी ना दे। शान के फादर ये सब जानने के बाद इसको इस मैटर से हट जाने के लिए कहते हैं क्योंकि ये इस लैपटॉप को इन्वेस्टिगेशन टीम को देंगे, जिसके बाद इसकी जांच पड़ताल की जाएगी। यही सारी बातें शान नामगी को भी बताता है कि मैंने लैपटॉप अपने फादर को दे दिया है, अब आपको फिक्र करने की कोई भी जरूरत नहीं है। बट नामगी कहता है कि यही तो तुमको नहीं करना था, मतलब कि इसको लैपटॉप अपने फादर को नहीं देना चाहिए क्योंकि इसका बाप खुद उस बिजनेसमैन से मिला हुआ होता है, जो कि सच बात थी। आगे हम देखते हैं कि शान के फादर उस लैपटॉप को इन्वेस्टिगेशन टीम को ना देकर सीधा उस बिजनेसमैन को हैंडओवर कर देते हैं। दरअसल शान के फादर ऐसा करके इस बिजनेसमैन से अपना पीछा छुड़वाना चाहते थे क्योंकि 10 साल पहले इन्होंने लालच में आकर इसका साथ दिया, बट अब ये इसके साथ कोई भी कनेक्शन नहीं रखना चाहते। तभी ये बिजनेसमैन कहता है कि ये बात तो आपको पहले सोचनी चाहिए क्योंकि अभी हम दोनों सेम बोट में फंसे हुए हैं। ये सीईओ ऐसा आदमी था जो पुलिस, मीडिया और सिस्टम सभी इसके कंट्रोल में थे। शान के फादर खुद को बचाने के लिए इसको लैपटॉप देकर यहाँ से जा ही रहे होते हैं। तभी हमें एक और ट्विस्ट पता चलता है कि शान अपने फादर को ऐसा करते हुए देख लेता है और तो और ये बिजनेसमैन को भी यहाँ पर देख लेता है। अब शान को ये समझ नहीं आ रहा होता है कि इसके फादर का और उस सीईओ का आपस में क्या कनेक्शन है। जैसे ही वो दोनों यहाँ से जाते हैं उसके तुरंत ही बाद नामगी यहाँ पर पहुँचता है। नामगी यहाँ शान को डांट रहा होता है कि तुम्हें वो लैपटॉप अपने फादर को नहीं देना चाहिए क्योंकि तुम्हारे फादर एक गद्दार इंसान है। ये सुनने के बाद शान काफी हैरान हो जाता है और वो पूछता है कि आखिर उस सीईओ का और मेरे फादर के बीच में क्या कनेक्शन है। तो अब नामगी यहाँ पर इसको पुरानी सभी चीजें बताने लगता है, जिसके बाद अभी तक का सारा स्टोरी क्लियर हो जाता है। यहाँ से कहानी थोड़ा पास्ट में शिफ्ट होती है। 10 साल पहले नामगी को ये खबर मिली थी कि ये बिजनेसमैन लड़कियों को एज ए प्रोस्टिट्यूट बनाकर उनकी सप्लाई करता है बड़े बड़े पॉलिटिशियन और रिच पीपल को। इसका ड्रग्स का भी बिजनेस था जिसको बड़े बड़े लीडर और पुलिस ऑफिसर भी सपोर्ट करते थे ताकि उन लोगों को टैक्स ना पे करना पड़े। नामगी यहाँ और बताता है कि मैंने तुम्हारे फादर को इन सभी चीजों की जानकारी दी और उनको इन्वेस्टिगेशन करने को बोला, जिसके बाद वो एक आदमी को हायर करते हैं जिसका नाम किम ह्योनसो था, यानी कि किम ताक का भाई। यहाँ एंट्री होती है किम ह्योनसो का और हमें आगे पता चलता है कि आखिर कैसे उसका मर्डर हुआ था। शान के फादर ह्योनसो को अंडर कवर एजेंट बनाकर उस बिजनेसमैन के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने के लिए कहते हैं। ये KNPU का ही स्टूडेंट होता है और उस समय KNPU का प्रोफेसर शान के फादर ही थे। किम ह्योनसो बहुत दिनों तक उस बिजनेसमैन के क्लब में वेटर बनकर सबूत इकट्ठा करता रहा, जिसमें इसको ड्रग से रिलेटेड, प्रोस्टिट्यूशन से रिलेटेड और कई गंदे कामों का सबूत मिलता है। ह्योनसो उन सभी एविडेंस को एक चिप में स्टोर करके रखता था, लेकिन थोड़े ही दिनों के बाद ह्योनसो की खबर किसी गद्दार ने उस बिजनेसमैन को दे दिया, जिसके बाद वो बिजनेसमैन इसको मारने के लिए इसके पीछे आदमी लगा देता है। ह्योनसो को अपनी जान बचाकर भागनी पड़ती है, लेकिन वो कब तक उन गुंडों से भागता रहता। ये लोग कुत्ते की तरह उसके पीछे पड़े हुए थे। किम ह्योनसो के पास जितना भी एविडेंस था वो उसको नामगी और शान के फादर को बस देने ही वाला होता है, बट वो बिजनेसमैन के आदमी जो इसके पीछे पड़े हुए होते हैं वो इसका ट्रक से एक्सीडेंट करवा देते हैं, जिसके बाद इसकी मौत हो जाती है। तो अब हमें पता चल गया कि ऐसे हुई थी किम के भाई का मर्डर, लेकिन किम को हमेशा यही लगता था कि उसके भाई की डेथ एक नॉर्मल एक्सीडेंट में हुई है, जो कि सरासर झूठ होता है। लेकिन शान यहाँ ये सोचकर कंफ्यूज था कि इसमें इसकी फादर की क्या गलती है। तो नामगी बताता है कि तुम्हारे फादर को वो सारे एविडेंस मिल गए थे, लेकिन तुम्हारे फादर थोड़े से प्रमोशन पाने के लिए उन सभी एविडेंस को ले जाकर उनको दे देते हैं। मतलब कि शान के फादर ने बाद में उन सभी सबूतों
को उस सीईओ के फैमिली के हवाले कर दिया था। इसीलिए यहाँ नामगी कहता है कि तुम्हारा बाप एक नंबर का गद्दार है, वो भी जिम्मेदार है किम ह्योन-सो के मौत का। नामगी को सिर्फ शक होता है कि सान के फादर ने किम ह्योन-सो के बारे में उन लोगों को बताया था। हालांकि ये अधूरा सच है, हमें अगले एपिसोड में इसके बारे में पूरा पता चलेगा। ये सब जानने के बाद सान को बिलीव नहीं हो रहा होता है कि उसके फादर ये सब कर सकते हैं। दूसरी तरफ हम उस बिजनेसमैन को देखते हैं जिसके पास वो लैपटॉप था। ये सीईओ उस लैपटॉप को तोड़ देता है, मतलब अब इसके खिलाफ कोई भी सबूत किसी के पास नहीं है। दूसरी सीन में हम दाइल और हैना को देखते हैं। दाइल हैना को एक कैजुअल डेट पर लेकर आया था, जहां हैना इसको बार बार मना कर रही होती है कि तुम मुझे वीडियो कॉल मत किया करो, मगर ये कहाँ सुनने वाला था। बाद में ये हैना को फ्लावर्स भी देता है, ये कहकर कि आज मेरा बर्थडे है, लेकिन फिर बाद में यही कहता है कि नहीं, आज मेरा कोई भी बर्थडे नहीं है, ये फ्लावर्स तो मैंने तुम्हारे लिए लाया है। क्या कार्टून आदमी है यार ये। दूसरी तरफ सान का दिमाग पूरा घुमा हुआ था। ये अब अपने फादर के पास जाता है और इनसे पूछ रहा होता है कि वो लैपटॉप कहाँ है और उस बिजनेसमैन से आपका क्या कनेक्शन है, क्योंकि इसने तो कल रात सारी चीजें अपनी आंखों से देख लिया था। लेकिन इसके फादर यहाँ इससे झूठ कहते हैं कि वो लैपटॉप मैंने इन्वेस्टिगेशन टीम को इन्वेस्टिगेट करने के लिए दे दिया है, जो कि एक बहुत बड़ा झूठ है, जबकि सान को सारी चीजें पहले से ही पता है। धीरे धीरे ये बंदा काफी डिप्रेशन में चला जाता है, जिसके कारण एक राह चलते आदमी से इसकी लड़ाई हो जाती है और वो आदमी इसको बहुत ही बुरी तरह से मार देता है। लेकिन भला हो प्रोफेसर का, जो इसको सही समय पर आकर बचा लेते हैं और अपने घर लेकर चले जाते हैं। सान 1-2 दिन तक यहीं पर रेस्ट करता है और अगले ही दिन ये सीधा उस बिजनेसमैन के पास पहुंच जाता है और कहता है कि मेरे फादर ने तो आपको लैपटॉप दे दिया है, लेकिन उसमें जो वीडियो है वो मैं और मेरे दोस्त ने पहले ही देख लिया है। ये मत समझो कि आप बच जाओगे, अगर आप बच भी गए तो मैं ही वो पहला इंसान होऊंगा जो सबसे पहले आपको जेल में भेजूंगा। इतना सुनने के बाद ये बिजनेसमैन भी काफी हैरान हो जाता है। ये यहाँ सान को बहकाने और इसको लालच देने की कोशिश करता है, बट सान को इसके पैसे में कोई भी दिलचस्पी नहीं थी। वो इसको धमकी देकर यहाँ से सीधा निकल लेता है। लेकिन ये आदमी कम चालाक नहीं था। अब ये किम को अपने पास बुलाता है और इसके कान भरने लगता है कि आखिर इसके भाई की डेथ कैसे हुई थी। शान को तो यही लगता था कि उनका एक नॉर्मल एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन ये कहता है कि नहीं, तुम्हारे भाई को अंडर कवर एजेंट बनाकर मेरे क्लब में मेरे खिलाफ सबूत इकट्ठा करने के लिए भेजा गया था और फिर बाद में सान के फादर ने ही उसकी चुगली मेरे से की। मतलब कि ये बिजनेसमैन सान और उसके फादर के खिलाफ इसके मन में काफी जहर घोल रहा था। ये सब सुनने के बाद किम भी बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है, क्योंकि इसके मन में जहर घुल चुकी थी। तो अब ये गुस्से में इसी वक्त पहुंच जाता है सान और उसके फादर के पास। यहाँ आकर ये इन लोगों से पूछ रहा होता है कि तुम लोगों ने मेरे भाई के साथ क्या किया। सान भी यहाँ किम का ही साथ दे रहा होता है, अपने डैड से ये पूछकर कि आपने उस बिजनेसमैन को वो लैपटॉप क्यों दिया। ये सुनने के बाद किम और भी गुस्से में आ जाता है, क्योंकि पहले तो ये सब इसको झूठ लग रहा था, लेकिन वो बिजनेसमैन इससे सच कह रहा था। ये यहाँ सान से भी कह रहा होता है कि जब तुम्हें पहले से ही सारी चीजें पता थी तो तुमने मुझे वो सारी बातें क्यों नहीं बताई। इन दोनों के बीच में यहाँ काफी ज्यादा गड़बड़ हो जाती है। गुस्से में किम सान को बास्टर्ड कह के यहाँ से चला जाता है और यही इन दोनों की दोस्ती टूट जाती है। तो दोस्तों, यहाँ से कहानी और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और होपफुली इसका जो अगला पार्ट आएगा वो मे बी लास्ट हो सकता है। टिल देन, इफ यू लाइक द वीडियो देन डू सब्सक्राइब, शेयर विथ योर फ्रेंड्स। I'll see you in the final part. Stay tuned and bye bye. 오케이 깔끔하구만 아주 그냥 좋아